हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉजिक एंड प्रूफ का। ये लास्ट लेक्चर है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉजिकल प्रूफ हैं जिनको आपको याद रखने हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। जब भी आप काम करेंगे तो इसको सिर्फ याद रखने हैं। इस तरह के इंस्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूला हैं, उसी तरह ये 4 फार्मूले की तरह आप इनको ट्रीट करेंगे। सबसे पहला टर्म है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन उस तरह के टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अगर कोई भी प्रोपोजिशन है P ऑफ x, तो सच दैट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। अब सवाल है कि पी एक्स क्या है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स क्या है। अगर हम यहाँ पर ऐसा मान लें कि पी एक्स जो प्रोपोजिशन है इसका मीनिंग है इंटीजर कैन डिवाइडेड बाई 2। ये इंटीजर नहीं हम लिखें इसको, इवन नंबर। इवन नंबर कैन डिवाइडेड बाई 2। ये पी एक्स है तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या होगा कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अगर कोई इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2 है तो ये तो यूनिवर्सल है, हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा तभी तो उसको इवन बोलेंगे। तो अगर एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2 अगर पी एक्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स। या इसको दूसरे फॉर्म में आप बोल दें, मान लेते हैं हम ऐसा ले लें कि पी एक्स रिप्रेजेंट्स ए बाइट हैज 8 बिट्स। ए बाइट हैज 8 बिट्स एक प्रोपोजिशन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स एवरी बाइट हैज 8 बिट्स। तो इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले कॉन्सेप्ट पर हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन की बात करते हैं। उसमें कोई एक सही है तो उसके आधार पर हम जनरलाइज्ड फार्मूला बना सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स। तो ये आपको याद रखने हैं कि अगर इस तरह के अगर वैलिडिटी चेक करना हो किसी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक का, तो ये एक यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है जिसमें डायरेक्ट आप प्रूफ कर सकते हैं कि इफ p of x is true such that for all x px is also a valid statement, it is also true। तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा टर्म क्या है, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन क्या बोलता है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स अगर सही है, अगर इसी को उल्टा हम समझें कि एवरी बाइट, अगर हम ऐसा कहें फॉर ऑल एक्स पी एक्स, फॉर ऑल मतलब क्या, एवरी बाइट है 8 बिट्स। तो क्या इंडिविजुअल किसी कांस्टेंट बाइट के लिए, किसी सिंगल बाइट के लिए हम बोल सकते हैं, या हम बोलें कि एवरी इवन नंबर कैन डिवाइडेड बाई 2। तो क्या किसी सिंगल इवन नंबर के लिए ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इसको हम किसी सिंगल स्टेटमेंट से अगर यूनिवर्सल हम जाएं डोमेन ऑफ डिस्कर्स की तरफ, तो अगर ये सही है तो ये भी सही है। उसी तरह अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। किसी भी कांस्टेंट सी की बात कर रहा, किसी इंडिविजुअल के लिए अगर सारे इवन नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो कोई भी इवन नंबर आप ले लीजिए वो डिविजिबल बाई 2 होगा। सारे बाइट अगर 8 बिट के होते हैं तो इंडिविजुअल किसी भी बाइट की बात करें वो 8 बिट होगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। ठीक, हमने स्टेटमेंट को बदल दिया है। तो इसको आप याद रखेंगे कि अगर ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन क्या कहता है कि फॉर एनी कांस्टेंट, अगर स्टेटमेंट हम किसी एक स्टेटमेंट के लिए लें, अब इसको कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि P ऑफ C, अब ये C किसी कांस्टेंट की बात हो रही है। अब कांस्टेंट में हम ऐसा मान लें, जैसे देखिए अगर हम लिखें यहाँ P ऑफ रबी, रबी एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन कहता है रबी पास द एग्जामिनेशन। रबी पास द एग्जामिनेशन। क्लास के किसी स्टूडेंट की बात, अगर किसी इंडिविजुअल कांस्टेंट मतलब किसी एक पर्सन की बात हम कर रहे हैं कि राजू पास द एग्जामिनेशन, इसको अगर P ऑफ C किसी कांस्टेंट से हम P ऑफ रवि से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन निकालना बहुत ही आसान है कि देयर एग्जिस्ट X P ऑफ X। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम पास करता है, अगर एक पास किया है तो हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। अगर कोई एक बच्चा एग्ज़ाम पास करता है तो हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट X सच दैट P ऑफ X। तो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहाँ पर उसको अगर जनरलाइज किया जाए एग्जिस्टेंशियल कांस्टेंट को, तो इस तरह से इस कांस्टेंट को जनरलाइज किया जा सकता है। जनरलाइजेशन में देयर एग्जिस्ट P ऑफ X, किसी इंडिविजुअल की बात हो, हम ऐसा कर सकते हैं। और नंबर 4 सबसे है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन का मतलब क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि समवन पास द एग्जामिनेशन, PX की बात करें यहाँ पर, और यहाँ हम इसको इंडिविजुअल नाम के बदले लिख लें समवन। समवन पास द एग्जाम, देयर एग्जिस्ट X सच दैट P ऑफ X पास द एग्जामिनेशन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? अगर कोई एक, कुछ लोग भी पास करते हैं तो समवन का मतलब है कि कोई ना कोई तो पास किया है। और किसी इंडिविजुअल की बात करें तो हम बोल सकते हैं समवन पास द एग्जामिनेशन। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ऐसा लिखें देयर X P ऑफ X, फिर से हम एक बार लिखें देयर X Q ऑफ X, और यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालें P ऑफ C, और यहाँ भी कंक्लूजन हम निकालें P ऑफ C। अब जरा गौर से देखिए, स्टेटमेंट हमारा यही है, देयर एग्जिस्ट सम X P ऑफ X, और इससे कंक्लूजन हमने P ऑफ C निकाला। देयर एग्जिस्ट Q ऑफ X, कंक्लूजन है P ऑफ C। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं है, मतलब दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल। अगर इसको A से हम रिप्रेजेंट करें, इसको B से रिप्रेजेंट करें, तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, जरा सा देख लीजिए। मान लेते हैं हम अगर कहते हैं किसी एक पर्सन का, अगर P ऑफ X यहाँ पर मान लेते हैं P ऑफ रवि, हम ले लेते हैं P ऑफ रवि, तो यहाँ पर उसी रवि की बात नहीं कर सकते हैं। अगर एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हम जाएं, हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिफायर उपलब्ध हों, दोनों के वेरिएबल भले ही एक हों, लेकिन उस वेरिएबल का वैल्यू जब हम उसको कंक्लूड करेंगे तो निश्चित रूप से ये
P ऑफ C जो होगा वो इंडिविजुअल की बात करता है। मतलब अगर हम जितनी बार इसमें सी के जगह पर इस्तेमाल करेंगे वो निश्चित रूप से एक न्यू वेरिएबल की बात करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर P और Q हमारा जो प्रोपोजिशन है वो अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। अगर स्टेटमेंट अलग हैं तो देयर एग्जिस्ट एक्स तो होगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो अलग के लिए तो ठीक है, सेम के लिए नहीं हो सकता। इस बात को ऐसे समझें कि मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं P ऑफ X मतलब someone pass सब्जेक्ट 1, और यहां पर हमने लिखा है someone pass सब्जेक्ट 2। हम दो सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, और हमने पाया कि कोई फिजिक्स में पास की, कोई सब्जेक्ट 1 में पास किया, कोई सब्जेक्ट 2 में पास किया, कोई फिजिक्स में पास किया, कोई केमिस्ट्री में पास किया, कोई हिंदी में पास किया, कोई इंग्लिश में पास किया। ऐसा हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हुए हैं, और हमने इस स्टेटमेंट से बताया है समवन पास द सब्जेक्ट 1, समवन पास द सब्जेक्ट 2। अब हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि किसी एक पर्सन ही जो इसमें पास किया है। अगर अगले वेरिएबल की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पास किया हो, दूसरा बच्चा पास किया हो। क्लास में 5 बच्चे हैं, कुछ बच्चे इसमें पास किए, कुछ इसमें पास किए। तो इसका मतलब है कि अगर सेम बच्चे को हम ले लें दोनों ही सब्जेक्ट में, तो हम तो बोल सकते हैं कि समवन पास सब्जेक्ट 1 एज वेल एज सब्जेक्ट 2। तो ये अलग प्रोपोजिशन है, ये अलग कंक्लूजन है। एक ही पर्सन की अगर हम बात करें कि रवि पास सब्जेक्ट 1, अब फिर से हम रवि को ले लिए, तो हमारा कहने का सेंटेंस बदल जाएगा कि रवि पास सब्जेक्ट 1 एंड रवि पास सब्जेक्ट 2। इसका मतलब क्या हुआ? रवि पास सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, जो हम यहाँ हमारे स्टेटमेंट में नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? समवन पास सब्जेक्ट 1 एंड समवन पास सब्जेक्ट 2। अगर दो सब्जेक्ट में अलग अलग बच्चे पास करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन निश्चित रूप से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये अलग होना चाहिए। इसलिए न्यू वेरिएबल की बात करता है। ये कभी भी इस तरह के एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन में किसी पर्सन या कांस्टेंट की बात होगी तो हर समय हमारा जो वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो अलग होगा। तो इस बात को आप समझेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। अगर इस फॉर्म में कोई वेरिएबल है तो वो सबके लिए अप्लीकेबल है, उस तरह के स्टेटमेंट होंगे। यहाँ पर अगर सबके लिए है तो किसी पर्सन के लिए तो निश्चित रूप से लागू होगा वो स्टेटमेंट। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि समवन पास द एग्जामिनेशन। अब इस बात को यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई एक एग्जामिनेशन में पास करता है तो हम बोल रहे हैं कुछ बच्चों ने पास किया, कोई एक एक्स है जो ये प्रॉपर्टी रखता है, तो इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर रहे हैं एग्जिस्टेंशियल में, समवन एग्जिस्ट। तो ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन में कि अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो हमेशा ही कांस्टेंट के वैल्यू को हम चेंज करें। यहाँ भी आप देखें, अगर फिर से दूसरे की बात होगी तो हो सकता है हम उसके लिए अलग से इक्वेशन लिखें। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे, अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू होना चाहिए। सेम वैल्यू को इम्प्लीमेंट हम हर बार नहीं कर सकते। ये है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। ये 4 फॉर्मूला हैं जिनको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाएंगे या इस पर बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो ये सिंपल आप याद रखें और बिल्कुल आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है। लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सच दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये निश्चित रूप से कंक्लूजन हमारा ट्रू है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये एज इट इज आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जिस्टेंशियल की बात हम करें तो जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू बदलेंगे तो हमारा वेरिएबल नया होना चाहिए। जो भी हम अपने प्रॉब्लम में पहले से इस्तेमाल कर लिए हैं किसी वेरिएबल को, उसको दूसरी बार उसी वेरिएबल पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोपोजिशन हमारा बदलता है तो वेरिएबल भी बदल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इतना अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें नहीं लगता कि प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप आसानी से इसके सेंटेंशियल फॉर्म को हो, शॉर्टकट नोटेशन हो, प्रोपोजिशनल फॉर्म हो, सिंगल वेरिएबल हो, डबल वेरिएबल हो, उसका इस्तेमाल आप इस फ्रेम में कर सकते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो प्रूफ से संबंधित ये जो जनरलाइजेशन है, चाहे यूनिवर्सल हो, एग्जिस्टेंशियल हो या इंस्टेंशिएशन हो, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी जो प्रूफ हमने बताया है, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ और मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको भी ध्यान में रखेंगे। और इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको ठीक से आता है, लैंग्वेज को आसानी से मैथमेटिकल मॉडल में, प्रीपोजिशन में या प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो मैथमेटिकल नोटेशन, ऑपरेटर जितने भी हैं जो कनेक्टिव हैं हमारे पास, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, उसके एक्टिविटी को, उसके मतलब को अगर आप समझते हैं तो कोई किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।